नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। खबरिया चैनलों को उसका नया हीरो मिल गया है। पिछले साल पहला पुरस्कार पाने वाले नाले के नोलन इस बार न्यूज नेशन से मिली कड़ी टक्कर में मात खा गए। ऐसा लगता है कि नाले में गिरने के कंपटीशन में इस बार न्यूज नेशन वालों ने दूरगामी रणनीति बना रखी थी। बरसात का मौसम क्या आया, ग्राउंड रिपोर्टिंग तैरने लगी और कॉमन सेंस पहली बरसाती बाढ़ में ही बह गया। और यकीन मानिए कि यहाँ पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का, और वो भी तैरते हुए ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का मकसद सिर्फ इतना भर है कि हम आपको बता सके कि गुरुग्राम के हालात कैसे हैं, क्योंकि अगर मैं इससे नीचे जाने की कोई स्थिति ही नहीं है और लगभग तैरती हुई स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि बाकियों के लिए मौका निकल गया है। अभी बहुत सारी बरसात बाकी है, वो अभी भी खुद को साबित कर सकते हैं। इस वीडियो का एक और पक्ष है और वो ज़्यादा चिंतनीय है। गुड़गांव उर्फ गुरुग्राम उर्फ मिलेनियम सिटी, इतना भारी भरकम नाम और टाइटल सिर पर लाद कर चलने वाला यह शहर महज 40-50 साल पहले बसा है। इसकी सच्चाई ये है कि हर बरसात में यह दम तोड़ देता है। सड़कें पानी से लबालब होती हैं और जनता बिजली के करंट से मर जाती है। गुरुग्राम को सपनों की नगरी कहा जाता है, लेकिन पहली ही बारिश ने इस शहर को मौत की नगरी में बदल दिया। पिछले 24 घंटों में बारिश, जल भराव और करंट लगने से 9 लोगों की जान चली गई। आप पिछले साल की खबरें तलाश लीजिए, तब भी इसी तरह बाढ़ और करंट से मौत की कहानियां मिल जाएंगी। कहने का मतलब, बाढ़ और मौत मिलेनियम सिटी का सालाना आयोजन है। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होता। इस शहर के योजनाकारों के दिमाग में शायद इस शहर को बनाते वक्त यह कल्पना रही होगी कि मिलेनियम सिटी बना रहे हैं, यहाँ के निवासी जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगे। भविष्य की एयर टैक्सियां दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक लोगों को सिर्फ 7 मिनट में पहुंचा देगी। पानी निकासी जैसी चीजों की परवाह उन्होंने की ही नहीं। इस तरह विकसित भारत के रथ की अगली सीट पर बैठा मिलेनियम सिटी हर बरसात में गोते लगाने लगता है। इस बार भी पिछली बार जैसी ही स्थिति है। अरबों रुपए टाउन प्लानिंग पर खर्च करने वाले हमारे देसी विदेशी डिग्रीधारी इंजीनियर, ठेकेदार, कमीशन खोर तंत्र के लोग और नेता बड़े बड़े भवन, पुल, हाईवे के सपने दिखाते हैं और कुछ बेसिक बातें भूल जाते हैं। मसलन पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। दिल्ली के पश्चिमी हिस्से का सीधा भूगोल है जो हमें बताता है कि सारी ढलान यमुना की ओर आती है। अरावली रेंज से निकलने वाली अनगिनत छोटी बरसाती धाराओं और नालों का स्वाभाविक बहाव दिल्ली की यमुना की तरफ होता है। यह बरसात का अतिरिक्त पानी बाहर निकालने का प्राकृतिक तंत्र है। करना बस इतना था कि इन छोटी नदियों, धाराओं और नालों के रास्ते खाली रखना था ताकि बरसात के पानी के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और दूसरा काम था कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस भूगोल को ध्यान में रखकर बनाना। पर यह ऐसा असाध्य काम है जिसे विश्वगुरु भारत की मिलेनियम सिटी फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती। जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो ये है। यह मारपीट, हिंसा साल दर साल धार्मिक अनुष्ठान की तरह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। कोई लफंगा सिर उठाकर किसी का आई कार्ड चेक करने लगता है, किसी को किसी के खाने से दिक्कत होने लगती है, किसी को पूरी सड़क पर कब्जा करके चलना है। और ये मनमानियां करने की छूट अगर नहीं मिली तो हिंसा और मारपीट है। ये हालात क्यों नहीं बदलते? हर साल एक ही तस्वीर क्यों रिपीट होती है? क्योंकि कावड़ियों के भेष में छिपे कुछ उचक्कों और लफंगों के ऊपर हमारी सरकारें हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती हैं। जाहिर है, जब प्रशासन और राजनीति की प्राथमिकताएं इतनी भटकी हुई होंगी तो सड़क पर न्याय करने वाले लठैतों का राज होगा। हर साल पैदा होने वाली कानून व्यवस्था की इस स्थिति के बारे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले के पुलिस कप्तान ने एक मजेदार बात कही।
उन्होंने कहा, यह पूरा इलाका मुहर्रम से लेकर दिवाली तक हिंदू और मुसलमान बन जाता है। इसके बाद अगले 6 महीने के लिए यह फिर से सामान्य बन जाता है और अपनी रोजी रोटी में लीन हो जाता है। यह विशुद्ध कानून व्यवस्था और मनबढ़ई से जुड़ा मसला है। इन टेढ़े मनबढ़ों को एक थाने का एसएचओ बहुत आसानी से सीधा कर सकता है, बशर्ते राजनीति उसमें टांग अड़ाना बंद कर दे। इस समस्या को एक और तरीके से निपटाया जा सकता था, वो था मीडिया। जवाबदेही तय करके सवाल पूछकर मीडिया यह काम कर सकता था, लेकिन यह मीडिया चाटुकारिता में लगा रहता है। हर हफ्ते इसके पास चाटने के लिए कोई न कोई नया बहाना होता है। इसके पास हर समस्या के समाधान के तौर पर उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल है, लेकिन कांवड़ समस्या से योगी 8 सालों में क्यों नहीं निपट पाए, यह सवाल पूछने की बजाय यह योगी छाप आम का प्रचार कर रहा है। यह है योगी मैंगो। आम महोत्सव में योगी मैंगो भी आकर्षण का केंद्र है। आम की इस खास प्रजाति को कलीमुल्ला खान ने विकसित किया है। ये देखिए जिस पर योगी लिखा हुआ। पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। मैंगो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कलीमुल्ला को। कलीमुल्ला ने योगी मैंगो को योगी की तरह ही सख्त बनाया है। कलीमुल्ला ने योगी मैंगो को योगी की तरह ही सख्त बनाया है। इस एंकर की आखिरी वाली लाइन विरोधाभासी और विडंबना भरी है। स्वादिष्ट आम पक कर मुलायम हो जाता है, सख्त आम कच्चा और खट्टा होता है। चापलूसी की दिक्कत यह है कि तर्क भी उल्टे सीधे देने पड़ते हैं। अक्सर पत्रकारिता में नैतिकता की बकलोली होने लगती है, तो लगे हाथ इस हफ्ते घटी एक घटना के माध्यम से इस बकलोली को समझ लीजिए। बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कवायद चला रहा है। उम्मीद है आप सब इससे वाकिफ होंगे। नहीं है तो हमारी ये 2 कार्यक्रम देख लीजिए, आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अंतिम राय देगा, तब हम इस पर फिर से बात करेंगे। इस समय हम आपको इसके सिर्फ एक पक्ष के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि यह सीधे सीधे पत्रकारों के खटकरम से जुड़ा मसला है। पत्रकारिता की आड़ में कैसे बिना सिर पैर की अफवाहों को विश्वसनीय नैरेटिव में बदला जाता है, यह घटना उसकी गवाही है। इन व्यक्ति और संस्था के बजरिए हम इस घटना को समझते हैं। चुनाव आयोग सूत्र। बिहार में एसआईआर के दौरान घर घर सर्वेक्षण के समय बीएलओ द्वारा बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों को पाया गया है। इन व्यक्तियों ने आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि सहित सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक उचित जांच के बाद यदि यह तथ्य सही पाया जाता है तो ऐसे में नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। शर्मा जी और एएनआई के एक जैसे पोस्ट में कई सारी बातें छुपी हुई हैं। हम इन्हें एक एक कर जानेंगे। इन दोनों ने अपने पोस्ट में चुनाव आयोग के सूत्र के जरिए यह दावा किया है कि बिहार में जारी इंटेंसिव रिवीजन में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। यहाँ बड़ी संख्या में नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमारी नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। इनके पास राशन कार्ड, आधार और निवास प्रमाण पत्र आदि सारे दस्तावेज मौजूद हैं। यह खबर ये लोग चुनाव आयोग के सूत्र के हवाले से फैला रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर यह खबर सच है तो खुद चुनाव आयोग यह बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं बता देता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बात पूरे देश के सामने रखने में चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है। और अगर बचाव का तर्क ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर सवाल चुनाव आयोग के ऊपर ही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में वह चोरी छिपे मीडिया में खबरें क्यों प्लांट करवा रहा है। इस पर एक अटकल यह लगाई जा सकती है कि शायद चुनाव आयोग खामियों से भरे इंटेंसिव रिवीजन के पक्ष में माहौल बनाना चाहता है। तो क्या एएनआई या शर्मा जी जैसे पत्रकारों को इस खेल का मोहरा बन जाना चाहिए? अब हम इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं। एएनआई और शर्मा जी ने बजरिए चुनाव आयोग के सूत्र अपने दावे का आधार बीएलओ को बनाया है, यानी बूथ लेवल ऑफिसर। और बीएलओ के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाई जा रही है वह नागरिकता सुनिश्चित करने के दायरे में घुस चुकी है। क्या एक बीएलओ को नागरिकता तय करने का अधिकार है? क्या एक बीएलओ किसी के नेपाली, बांग्लादेशी या फिर म्यांमारी होने की पुष्टि कर सकता है? क्या यह काम किसी बीएलओ के दायित्वों और जिम्मेदारियों में आता है? इन सभी सवालों का एक साथ जवाब है नहीं।
तो लगे हाथ हमारे देश के चुनाव आयोग ने बीएलओ के लिए जो कर्तव्य और जिम्मेदारियां तय की हैं उन्हें भी जान लीजिए, ताकि किसी तरह का संदेह न रहे। बीएलओ उसे सौंपे गए क्षेत्र की मतदाता सूची का गहन अध्ययन करेगा, वह उस क्षेत्र के गांव टोलों का दौरा करेगा, वह स्थानीय लोगों, विशेष रूप से गांव के बुजुर्गों और जमीनी स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। इस तरह वो मतदाता सूची में मृत, पलायन अथवा डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करेगा। यह जानकारी वो ईआरओ यानी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को सौंप देगा। बिंदुवार आप बीएलओ के काम को देख लीजिए। दावे और आपत्तियां प्राप्त करना, घर घर जाकर ओवरलैपिंग पलायन स्थानांतरण की जांच, पलायन, मृत और अस्तित्व विहीन मतदाताओं की पहचान, एडिशन और डिलीशन की गड़बड़ियों की जांच, नाम की वर्तनी, डुप्लीकेट नामों की पहचान और मतदाताओं की तस्वीर की जांच, मतदाताओं की तस्वीरें एकत्र करना, मतदाताओं के मोबाइल नंबर इकट्ठा करना, लेकिन यह वैकल्पिक है। ईआरओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ताकि जिन व्यक्तियों के नाम हटाए जाने हैं उन्हें नोटिस जारी किया जा सके। इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड सही व्यक्ति को देना, किसी अन्य को नहीं। और अंतिम काम है एपिक कवरेज और नामांकन को अधिकतम करना, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदाता बनाना। यह जो अंतिम बिंदु है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन पत्रकारों और संस्थाओं के ट्वीट से जो संदेश निकलता है उसका सार है कि बीएलओ लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए लगाए गए हैं, न कि उसे अधिकतम करने के लिए। बीएलओ के कार्यों और जिम्मेदारियों में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि वो नेपाली, बांग्लादेशी या फिर म्यांमारी नागरिकता तय करें, ना ही वो इसमें सक्षम हैं। लेकिन एएनआई और शर्मा जी के मुताबिक ऐसा ही हो रहा है। दरअसल इसे पत्रकारिता की भाषा में प्लांट कहते हैं। शर्मा जी की पत्रकारिता शर्मा जी के ढाबे की दाल मखनी और बटर चिकन जैसी है। आंख बंद करके खा लो तो पता ही नहीं चलेगा कि वेज खाया या नॉन वेज। शर्मा जी ढाबे की टैगलाइन है, सबका मालिक एक और सबकी ग्रेवी एक। शर्मा जी की पत्रकारिता की टैगलाइन है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई और खबर वही जो सरकार को सुहाए। पत्रकारिता की आड़ में कुछ लोग आपको भरमाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह है इनके हित राजनीतिक हितों के साथ जुड़ गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह विज्ञापन आधारित पत्रकारिता का मॉडल है। इसे खत्म करने के लिए आपको आगे आना होगा। न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल मीडिया को राजनीति और कॉरपोरेशन के चंगुल से बाहर निकालने का एक जरिया है। हमारी पत्रकारिता तभी आगे बढ़ेगी जब आप हमारी पत्रकारिता में थोड़ा सा निवेश करेंगे। आप मेरे बगल में दिख रहे इस क्यूआर कोड के जरिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहां सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। पत्रकारिता में आपका निवेश क्यों जरूरी है उसे एक और घटना से समझते हैं। स्मृति ईरानी की इन दिनों बड़ी चर्चा है। वही स्मृति ईरानी जो 2014 में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सनसनी बनकर उभरी थी। चुनाव हारने के बावजूद वो मोदी कैबिनेट में ताकतवर मानव संसाधन विभाग की मंत्री बनाई गई थी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। लगता है स्मृति ईरानी की अब घर वापसी हो रही है। हालांकि राजनीति में किसी की उपयोगिता पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं होती। 2014 में ताकतवर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शुरू हुआ स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर शनैः शनैः क्षीण होता गया। अवांछित विवाद प्रियता ने उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया। कुछ लोग कहते हैं कि उनका दंभी स्वभाव भी उनके राजनीतिक उत्कर्ष की राह का रोड़ा बन गया। खैर, 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता लगभग शून्य हो गई। पार्टी ने भी उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर यह खबर फैली कि 25 साल बाद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नए सिरे से टेलीविजन पर प्रसारित होगा। स्मृति ईरानी फिर से टेलीविजन के पर्दे पर अभिनेत्री के रूप में वापसी करेंगी। इसी नई शुरुआत का प्रचार प्रसार करने के लिए स्मृति ईरानी इन दिनों चैनलों के चक्कर काट रही हैं। इसी सिलसिले में वो एनडीटीवी पहुंची थी। To have a 25-year run, not only in media but also politics, that is a blessed run, because in our country's history, never has somebody managed to, with God's blessings, managed to be successful in both these very competitive fields. You need to understand that 25 years ago there was nothing called pay parity. We brought pay parity where your talent decided and not your gender how much you would get paid. The fact that Ekta was given a 10:30 slot, that was a dead slot. We created prime time. इस बातचीत के दौरान उन्होंने जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो ये बात थी।
Do you miss active politics? You know, politics But goes who says up and I'm down. not in active Are you politics? still? Do you Of still course I consider am. yourself a politician? I'm a politician first. और एक पॉलिटिशियन जब पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में इस तरह के सर्टिफिकेट बांटे, तब पत्रकारों के अलावा आप सबको भी सतर्क हो जाना चाहिए। Rahul Kaval has joined your network, Vishnu Shom. Yes. But apart from that, Navika Kumar in Times Now, Arnab Goswami, you all may compete, you all may differ, but you're all nationalists. Your old friend Gaurav Sawant. And I think that is the one aspect not many people grasp enough, that the Indian media, and especially television news networks, they always put India first. Yeah. And I think that Operation Sindoor showed that you would give anything and everything to defend the might and the valor of the Indian Armed Forces. पत्रकारिता के शुरुआती सालों में हमें जो सिखाया गया उनमें से एक सीख ये थी कि नेता से तारीफ नहीं मिलनी चाहिए। नेता की तारीफ पत्रकार की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह होता है। नेता की नाराजगी, उसकी धमकी पत्रकार के लिए सम्मान का बायस है। पत्रकारों को नेताओं के सर्टिफिकेट से बचना चाहिए। यह बात मैं असली वाले पत्रकारों के लिए कह रहा हूँ। यहाँ टेलीविजन पत्रकारों को राष्ट्रधर्म और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देकर स्मृति ईरानी जी आगे बढ़ गई और बिना कोई आपत्ति जताए शिव जी ने वह विष पी लिया। वो नीलकंठ हुए और पत्रकारिता परम गति को प्राप्त हो गई। अब हम स्मृति जी के पदचिन्हों पर चलने का अभ्यास कर रही कंगना रनौत की बात करेंगे। बीते हफ्ते हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने के कारण आई बाढ़ में तकरीबन 20 लोगों की मौत हो गई। बड़े पैमाने पर जान माल को नुकसान हुआ। बहुत से परिवारों को विस्थापित भी होना पड़ा है। आपदा के 11 दिन बाद भी सराज घाटी के प्रभावित गांव में सन्नाटा पसरा है। देजी, थुनाक और रूशान से लापता लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है। हर आंख में आंसुओं का सैलाब है। बाढ़ ने न सिर्फ घर उजाड़े बल्कि ऐसे जख्म दिए जो शायद कभी न भरे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपदा में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 लोग लापता हैं। इस हादसे के बाद लोग मंडी की सांसद को खोजने लगे। मीडिया ने उन्हें याद किया तो मजबूरन बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जवाब देना पड़ा। स्थिति का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी त्रासदी, संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गया, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं। अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। यानी इस आपदा के बाद कंगना का अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से संपर्क नहीं था। 3 दिन बाद तक उन्होंने अपने इलाके के लोगों से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। लेकिन जब उनसे इस अनुपस्थिति की वजह पूछी गई तो उनका सपाट सा जवाब था, मैं कतई गायब नहीं थी। बहुत देर से गई, इस पर भी बहुत सवाल उठे थे। मैं बिल्कुल देर से नहीं थी। नाविका जी से कंगना जी ने जो कहा वह आपने सुना, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने दौरा करते वक्त जो कहा वह ज्यादा मजेदार और असंवेदनशील है। उन्होंने जानकारी दी कि उनके पास कोई कैबिनेट तो है नहीं, ना ही उनके पास कोई रिलीफ फंड या फिर कोई अधिकारी है। कंगना के देरी से मंडी आने पर भी सवाल किया गया। इस पर कंगना ने कहा, मेरा कोई कैबिनेट तो है नहीं, मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। मैं पहुंच तो जाती हूँ, मेरा काम है केंद्र से राहत कोष लेकर आना। मेरे पास अपना कोई फंड तो है नहीं, ना कोई अधिकारी है और ना ही कोई कैबिनेट है। इसी तरह उन्होंने एक पॉडकास्ट में भी अपनी राजनीतिक पारी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो उनकी अपरिपक्वता और कम जानकारी को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस काम में मजा नहीं आ रहा। लोग नाली और सड़क जैसी समस्या लेकर उनके पास आ जाते हैं। यह मेरा काम नहीं है। How much are you enjoying it, and is it now part of like Bollywood was your career and now is politics, now you're there and you will evolve probably in both? What are your thoughts? I'm getting a hang of it. I would not say that, I am enjoying it, because it's very different. It's a very, it's a very different kind of a work where more like a social service, which has not been my background. Like somebody's nali is broken and you're like, but I am MP and these people are coming to me with panchayat problems and they're like, they don't care. कंगना एक चुनी हुई सांसद हैं और कुछ नहीं तो उन्हें एमपी लेड फंड के बारे में तो पता होना ही चाहिए। एक सांसद की जिम्मेदारियों का अंदाजा भी उन्हें नहीं है। मसलन उनकी यह शिकायत बहुत बेमानी और बेतुकी है कि लोग समस्या लेकर आते हैं। जनता उनके पास फिल्मों का ऑफर लेकर नहीं आएगी, वह अपनी परेशानी
परेशानी लेकर ही आएगी। जनप्रतिनिधि इसी काम के लिए होते हैं। इतनी बेसिक समझ भी नहीं है तो आपको कुछ और काम धंधा देखना चाहिए। पता इन्हें एक सांसद के छोटे मोटे अधिकारों के बारे में भी नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में क्या क्या बदलाव होने चाहिए इस पर देने के लिए उनके पास ज्ञान का महासागर है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में होने चाहिए या हट जाने चाहिए? पूरी तरीके से हट जाने चाहिए। पूरी तरीके से हट जाने चाहिए। सोशलिज्म और सेकुलरिज्म क्यों हटना चाहिए वह भी जान लीजिए। Since the world has started to believe that we are all equal, we have only produced a generation of morons. कंगना रनौत और इनके जैसी सोच वाले तमाम लोग उस व्यवस्था का उत्पाद हैं जो गहराई तक ऊंच नीच, जात पात और क्लास के कीचड़ में धंसे हुए हैं। इनके लिए इक्वलिटी का पैमाना यह मूर्खता है। You have so much more experience in this field. You're not equal to me when it comes to art. We're all different. So the concept of equality is giving us a generation of morons who actually believe they're born perfect. इतना ही बस कबूतर भर का इनका दिमाग है। दुनिया के तमाम देशों के संविधानों में जिस न्याय, समानता, बंधुत्व और आज़ादी की बात कही गई है वह इनके हिसाब से इनके धंधे की बराबरी के लिए कही गई है। माने आप अभिनेता नहीं हो सकते, फलाने पत्रकार नहीं हो सकते और कोई नेता नहीं बन सकता। इसलिए समानता का विचार बेवकूफ़ी का विचार है। इतने मोरॉनिक विचारों वाली कंगना रनौत के लिए मैं बस अंत में एक बात कहूँगा, भारत के संविधान में बदलाव करने से पहले उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी भाजपा के संविधान को एक बार पढ़ लेना चाहिए। ज्यादा नहीं पढ़ना है। भाजपा के संविधान के पहले पन्ने का 3रा पैराग्राफ कहता है, पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखेगी। इसी पार्टी की नेता है कंगना रनौत। उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह के बयान अगर आधिकारिक स्तर पर आते हैं तो उनकी पार्टी की मान्यता भी निरस्त हो सकती है, क्योंकि इस संविधान के पालन का वादा भाजपा के अपने संविधान में खुद है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नेताओं में नोबेल पुरस्कार की तमन्ना पालने वालों की होड़ लगी है। पहले अमेरिका वाले डोनाल्ड भाई ट्रंप इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे थे। I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you? They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. उनके बाद भारत की राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आत्मनिर्भर बनते हुए अपने लिए खुद ही नोबेल पुरस्कार की मांग कर डाली। उनके दावे का तर्क है कि उन्होंने महान अड़ंगेबाज उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मौजूदगी में भी जिस तरह से दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाकर चमकाया है, उसके लिए उन्हें यह छोटा सा पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिए दिल्ली के अंदर। वीके सक्सेना की कारस्तानियां जिक्र के लायक हैं। न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कामकाज पर विस्तार से रोशनी डालती है। इस साल फरवरी तक जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उपराज्यपाल ने कम से कम 10 निंदा भरे प्रेस बयान, औचक निरीक्षण और सोशल मीडिया कमेंट के जरिए आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाना बनाया था। लेकिन भाजपा सरकार के पहले 100 दिनों में उनकी ओर से एक भी आलोचनात्मक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। सक्सेना जी के इस चारित्रिक बदलाव से आप मान सकते हैं कि दिल्ली में राम राज्य आ चुका है। यहाँ बाघ और बकरियां एक ही घाट पर पानी पीने लगे हैं। पुरस्कारों की इस रेलमपेल में असली पुरस्कार विजेता की कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारे बंदा बहादुर मोदी जी पूरी दुनिया से बटोर बटोर कर अवार्ड्स ला रहे हैं और बाकी दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भला हो इस देश के खबरिया चैनलों का, जिन्होंने एक एक अवार्ड का हिसाब लगा कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अब तक 27 देशों का नागरिक सम्मान मिल चुका है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। 27 1 2 3 4 5 नहीं, 27 देशों से उन देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। लेकिन जलने वालों का क्या है? उन्हें जलने से कौन रोक सकता है?
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मोदी जी की विदेश यात्राओं से भारत की बढ़ रही भारी इज्जत को देखकर जल गए। बकौल भगवंत मान मोदी जी भारत छोड़कर मग्नेशिया, तकलेशिया, गर्वेशिया, तरवेशिया जैसे देशों का दौरा कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहाँ रह नहीं रहे वो। और भगवंत मान की इस बात पर अंजना ओम कश्यप जी खफा हो गई। मुख्यमंत्री हैं ये पंजाब के, आपने सुना उनको, उनकी भाषा को ये कहीं से लग रहा है कि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। अंजना जी का गुस्सा जायज है, उन्हें ये वाली भाषा पसंद है, पर भगवंत मान ये वाली बोल नहीं रहे। जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। SC, ST, OBC का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। क्या अंजना जी की हैसियत ये वाली लाइन बोलने की है? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलते हैं। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। खैर, भगवंत मान ने तो मानो अंजना जी को पूरी सच्चाई दिखाने का मन ही बना लिया है। जैसे ही अंजना जी ने भगवंत मान को भाषा पर चिराहिन फैलाई, मान ने दूसरा सच सामने रख दिया। मैं फॉरेन पॉलिसी बारे पूछा भी, तुसी जिथे भी जाने हो उत्थे नानी दा बिजनेस क्यों शुरू हो जाता है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। यूक्रेन ਦੀ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। लश्कर नोएडा की बैरकों से खबर आई है कि भगवंत मान के इस बेरहम खुलासे के बाद अंजना जी गश्त खाकर बेहोश हो गई। उनके चेहरे पर अमृतकाल की कुछ बूंदें छिड़की गई, तब उन्हें होश आया। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट मैं मीडिया नामक यूट्यूब चैनल से है। यह बिहार के पूर्णिया जिले में घटी एक दर्दनाक घटना की रिपोर्ट है। टेटगामा नामक गांव में 6 जुलाई 2025 को अंधविश्वास के कारण भीड़ ने बाबूलाल उरांव और उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों को जिंदा जला दिया। बाबूलाल के परिवार पर डायन और जादू टोने का आरोप था। पड़ोस में एक बच्चे की मौत के लिए भीड़ ने बाबूलाल के परिवार को जिम्मेदार ठहराया था। यहाँ पे हाथ पैर तोड़ दिया पहले मार करके, तब ले गया वहाँ सबका, पांचों को। हम लोग को तो निकलने नहीं देता है, घर से निकलने देगा तब ना। हम लोग को तू लोग निकलोगे तो मारिए देंगे बोलता है, फोनो करने नहीं देता, तो किसको हम लोग बुलाएंगे? हाथ पैर तोड़ के फिर कहाँ लेके गया? और वहाँ पोखरी के पास ले गया, वहाँ पेट्रोल जला करके तब मारा है। पेट्रोल डाल के जला दिया? हाँ, जिंदे में। सूखा पड़ा दिखा रहा है, हाँ। उसी जगह जलाया है। आंगन से ले जाके वहीं लेके गया? हाँ, वहीं लेके जलाया है। वहाँ से मारने के बाद फिर? मारने के बाद ट्रैक्टर करके ले गया उधर बिहार तरफ, उधर फेंक दिया नदी तरफ। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।